आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और संघर्ष के बारे में बताइए। मेरा जन्म हाथरस में हुआ। वेरी गुड। और हाथरस में एक मेरा समृद्ध दलित परिवार था। लकड़ी का व्यापार होता था, राम मशीन जी जी जी। वहाँ से एजुकेशन लेने के बाद हम दिल्ली आ गए। फादर दिल्ली में सर्विस करते थे। ओके। तो उसके बाद सारी एजुकेशन मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। जी जी। मैंने बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स से किया, एमए इकोनॉमिक्स से किया, एलएलबी की, एलएलएम किया, पीएचडी किया, एमबीए किया, जर्नलिज्म किया और मेरे डिपार्टमेंटल जो है अध्यापक क्वालिफाई किया। तो 1978 में मेरा जो है 1977 में मेरा अपॉइंटमेंट केनरा बैंक के अंदर हुआ है। उसके बाद वहीं से यात्रा चलती रही मेरी। जी। जो पारिवारिक भरण पोषण में होता रहा। जी जी जी। मेरा लिखने पढ़ने का शौक मुझे शुरू से ही स्टूडेंट लाइफ से ही रहा। वेरी गुड। कविताएँ, कहानियाँ लिखना, डिबेट में पार्टिसिपेट जी। करना। तो ये सारी जब भी पूरे देश के अंदर जब भी पहले तो आप देखते हो कि कविताओं का या साहित्य का चलन होता है वही श्रृंगार कर्ण वगैरह से चलता है। जी जी जी। बाद में जाकर वो सारा का सारा जिस तरीके से समकालीन परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार जो है काम करना शुरू करते हैं। जी। तो जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे यहाँ पर राजेंद्र हत्याकांड हुआ। मैच में खाना खाने के पीछे जी क्या में चमार हमारे बीच में खाना खाएंगे क्या, और उसकी हत्या कर दी, तसला उठा के मारा और एहसास पर डेथ हो गई। तो वो आंदोलन चला और आंदोलन 1.5 महीने जेल भरो आंदोलन हुआ जिसमें रामलीला सामान बनते करना का आगरे की घटना है। नहीं, हाथरस की घटना है। आज उनके नाम से राजेंद्र सिंह छात्रावासी बना हुआ। जी जी जी। तो वहाँ से निकल कर जब फादर वगैरह पता चला ये इधर छात्र राजनीति वगैरह में, तो दिल्ली लेकर आते, दिल्ली में एडमिशन लिया। तो लेने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। मेरे 78 में शादी हुई। शादी होने के बाद मेरे 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटी मेरी लेक्चरर है, एक बेटा मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, एक नर्सिंग ऑफिसर। वेरी गुड। तो ये मेरा छोटा सा परिवार है। तो उसके बाद ये लेखन में जिस तरह से जहाँ की दलित एट्रोसिटीज वगैरह हुआ करती थी तो उनको मैं आर्टिकल लिखा करता था, कविताएँ भी, आर्टिकल भी। तो मेरे उसी समय पर मैं 21 वर्ष की उम्र नहीं हुई तो मेरे को भारतीय बौद्ध महासभा में आंदोलन में ले लिया जी। अच्छा डिबेटर था। तो वहाँ से फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद जितने भी बाबा साहब का पब्लिकेशन था सारा अपनी आँखों से, नजरों से, और वही चेतना बाबा साहब की जो मेरे लेखन की प्रेरणा शुरू हुआ। बाबा साहब का बुद्ध है जी, कबीर है। तो इस तरीके से मैंने अब तक 45 किताबें लिखी। क्या बात है। देश विदेशों में मेरे को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, बहुत सी भाषाओं में अनुवाद हुए मेरे। इस तरीके से मैंने काम किया। फिर मैंने संपादन भी किया, अखबार भी निकाला। जी जी जी। भीम भारती अखबार का मैं एडिटर था, जिसमें डॉक्टर एल.वी. रामानंद जी चीफ एडिटर थे और आर.डी. सम्मान बनारस के रहने वाले थे, जो एलएलएम थे लॉ कॉलेज में। ये इस तरीके से मेरा वो हुआ। तो सारा अम्बेडकर के प्रति रुझान सारा हो गया। फिर सोशल एक्टिविटी में आए हम लोग जी। जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होते रहे वहाँ हमने जाके अम्बेडकर मूवमेंट जी किया। तो बैंक की कोई संस्था एम्प्लॉई वगैरह की SC/ST एम्प्लॉई एसोसिएशन थी हमारे यहाँ पर, नहीं थी कभी जी जी। तो फिर हम लोगों ने SC/ST एम्प्लॉई एसोसिएशन, केनरा बैंक SC/ST एम्प्लॉई एसोसिएशन का गठन किया जी जी। इसमें आगरा के गोपाल प्रसाद जी थे, हम लोग थे, दिल्ली के लोग, काफ़ी लार्ज स्केल पर जब भी कभी वो एट्रोसिटी वगैरह होती थी डिपार्टमेंटल जी जी, उनको हम लाइजनिंग ऑफिसर के थ्रू जो है उनको मीट आउट करते हैं और सॉर्ट आउट करते थे बहुत खूब। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर रुझान रहा। तो काफ़ी अखबार निकाले, आर्टिकल्स भी आज भी लिखता रहता हूँ बराबर जी जी जी। तो ये सारी मेरी गतिविधियाँ जीवन के लिए, लेकिन विशेष साहित्य की और राजनीति के बहुत सारे अखबार जी जी लड़ने के लिए जनता दल के समय बन गया है, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन जी जी उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? बाबा साहब ने एक जगह लिखा है कि सोशल एक्टिविस्ट इज मोर पावरफुल देन द पॉलिटिशियन जी। एक सामाजिक कर्ता का ही राजनीतिक कार्यकर्ता से बड़ी हैसियत रखता है। राजनीतिक लीडर के साथ जब तक वो MP MLA है या कुछ भी है तो उसके पास भीड़ है और उतरने के बाद उसके पास भीड़ नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता के पास एक अपना वजूद होता है, वजूद के साथ सामाजिक पहचान
और उस पहचान के तहत बहुत सारे लोग उनसे जुड़ाव रखते हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से अच्छे कार्य करता है तो आपके पीछे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता क्यों ना वो आपको हमेशा इम्पोर्टेंस देगा ही देगा। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि सोशल एक्टिविस्ट इज मोर पावरफुल देन द पॉलिटिशियन। तो राजनीतिक कार्यकर्ता से बड़ी हैसियत सामाजिक कार्यकर्ता की है। जी। और जब तक आपका सामाजिक संगठन मजबूत नहीं होगा तो आपकी राजनीतिक ताकत भी मजबूत नहीं हो सकती। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जब हम आंदोलन को देखते हैं, उन्होंने पत्रकारिता की बात और डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो उनकी पत्रकारिता को चरण है, जैसे बहिष्कार भारत है जी, जनता है, समता है, प्रबुद्ध भारत है। तो जैसे जैसे आदमी के यहाँ मानसिक विकास होता है, प्रज्ञा का विकास होता है या समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए चलता है जी जी जी, तो वैसे वैसे उस आंदोलन के चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन भी आना स्वाभाविक हो जाता है। तो बाबा साहब राजनीति में भी रहे, लॉ मिनिस्टर भी रहे और रिजाइन भी देकर आए। जी जी जी। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स नॉट ए पैनिशियट टू अनटचेबल्स, है ना, राजनीति दलितों का सब उपचार नहीं है। जी जी जी। तो वो सोशल बेस को ज़्यादा, सोशल फाउंडेशन को मजबूत बहुत देखना चाहते हैं। जी जी जी। और ख़ास तौर पर शिक्षा को उन्होंने महत्व दिया और उनके आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि लोग वकील निकले, डॉक्टर निकले, इंजीनियर्स निकले जी, और बड़ी बड़ी पोस्टर पर IAS IPS वगैरह निकले थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चेतना थी किसी भी समाज का तभी विकास संभव है जी जब वह अपने महापुरुषों का अनुपालन करेगा, उनके मार्गदर्शन में चलेगा। अच्छा, जो समाज अपने महापुरुषों को नहीं पहचान जो समाज का विकास बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन धीमी गति से होता है। बिल्कुल। अच्छा, जब किसी विचारक को, किसी विचारधारा को लेकर आप आगे चलेंगे तो उस विचारधारा के तहत जो उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शैक्षणिक विकास, हर तरीके का विकास संभव हो पाता है। मान्यवर काशीराम जी ने आंदोलन चलाया जी और जाति चेतना को जगाया। तो जिस जाति के जो महापुरुष थे उनको लेकर उन समाज में अवगत कराया उन समाज के अंदर, चाहे वो साहू जी महाराज रहे हों, गांधी साहब है या अन्य लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं में है। तो इस तरीके से उन लोगों ने आंदोलन को बढ़ाया, सामाजिक चेतना को जगाया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक जगह लिखते हैं, स्वयं ही लिखते हैं, उनकी राइटिंग्स में आता है कि अगर आप बुद्धिज्म को स्वीकार नहीं कर सकते जी, चमार कह के तो बौद्ध बनना नहीं है, आप नहीं स्वीकार कर सकते, कम से कम जाति चेतना को जिंदा रखना। और जाति चेतना को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कहा कि जहाँ माइनॉरिटी में हो वहाँ से निकल कर आप मेजॉरिटी में आ जाओ, जहाँ से निकल के मेजॉरिटी में आ जाओ। तो जहाँ आप अल्पसंख्यक तादाद में होंगे तो निश्चित सी बात है आपके ऊपर एट्रोसिटी है, आपके ऊपर दबाव बना, सामाजिक दबाव बनाया जाएगा, तो वहाँ आप सुरक्षित नहीं रह सकते। तो वहाँ से निकल कर आप मेजॉरिटी में आएंगे। जब मेजॉरिटी में रहता है तो व्यक्ति को एक सामाजिक सुरक्षा मिलती है, संगठन भी होता है वहाँ पर जाकर, कोई बात होती है तो हर आदमी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उन अवधारणाओं के ऊपर अगर जो व्यक्ति समझ लेता है, चल लेता है, तो निश्चित सी बात है उसका स्वाभाविक रूप से कल्याण होता है। हर क्षेत्र में होता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। अब हम जितने आप अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड और आडम्बरों में रहेंगे जी, उतना ही हमारा आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा होगा जी जी, धर्म के नाम पर बहुत बड़ा शोषण है। तो इससे निकलने का उपाय बाबा साहब ने विकल्प दिया जी, उनका विकल्प दिया। जो लोग स्वीकार कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उनके अंदर सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ वैचारिक परिवर्तन भी हुआ है। वैचारिक परिवर्तन के साथ उनका आर्थिक परिवर्तन भी हुआ है जी जी, समझे, आर्थिक सुधार भी हुआ उन लोगों का और शैक्षणिक स्तर पर तो काफ़ी मजबूत। आज की डेट के अंदर जो ब्राह्मण है, यहाँ का जितना शिक्षित ब्राह्मण अभी 2011 के आंकड़ों के साथ 3.754% ब्राह्मण यहाँ का शिक्षित है जी, और उससे ज़्यादा दलित समाज का, पर्टिकुलर दी चमार जाटव कहने वाली कम्युनिटी का एजुकेशन रेशियो उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये सारा प्रभाव पड़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्फूर्ति जी, जिन्होंने स्वीकारा, जहाँ जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गए या जिन लोगों ने पढ़ा वह लोग निकल कर आए आगे, और फिर उन्होंने अपना एक दायित्व पेव्युक्त टू सोसाइटी का भी निभाया जी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं की कहा करते थे कि भाई जो शिक्षित लोग हैं, जो शहरों में आ गए हैं, नौकरी पेशे हैं, कम से कम 200 किलोमीटर का दायरा अपना बनाकर रखें, यानी आपकी रीच जो है अपने गांव तक होनी चाहिए जहां से आप निकल कर आए हैं, और उसके इर्द गिर्द के वातावरण 200 किलोमीटर तक का आपका जनसंपर्क रहना अनिवार्य है। क्यों कि अगर सपोज एक मेरे समाज का एक IAS कलेक्टर या डिप्टी वगैरह बन जाता है, SP बन जाता है, अगर वो समाज के बीच में जाता है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर या परिवार में, तो और लोग देखकर इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं जी जी जी। अगर आप IAS PCS बनकर तुम शहरों में आकर बस गए, गांव से आपका लिंक टूट गया, तो उस ब्रोकन पीरियड के अंदर क्या कि जो
और लोगों को जिनको प्रेरणा मिलनी चाहिए तो उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई SPDM अगर गाड़ी लेके ग्रामीण क्षेत्र में जाता है, समाज के लोगों के बीच में जाता है, तो उसका काफ़ी मनोबल उन लोगों का काफ़ी बढ़ जाता है और ये बहुत बड़ी बात है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं बैंक में रहा जी। मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो है क्रेडिट फील्ड रहा है, लोन डिपार्टमेंट, जहाँ जाने से लोग डरा करते हैं। लेकिन मैंने 39 साल 6 महीने उस पोर्टफोलियो में काम किया एक ही जगह पर। हाँ। करने के बाद जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता था मैं दलित समाज के लोगों को लोन दिया करते थे। लेकिन उस लोन देने के अंदर मेरा एक दिमाग में आइडिया रहता था कि दे शुड स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस। ये नहीं कि लोन लिया हमने शादी में खर्च कर लिया, घर में खर्च कर लिया। तो मैंने बड़े क्वालिटी लोन उस समय पर सेंक्शन किए। जी जी। समझे, रिकमेंड भी किए, सेंक्शन भी किए। जी जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर बस एक ही बात मैं उन लोगों से कहता हूँ, अपना आर्थिक विकास जी। और आज स्थिति तो ये है कि आपके सारे रिजर्वेशन समाप्त हो चुका है, सारे चौपट हो चुके हैं, सारी एजुकेशन हो गई। ऐसी स्थिति के अंदर आज ज़रूरत है समाज के अंदर 2-3 चीज़ें मैं इकोनॉमिक सेक्टर पे, क्योंकि इकोनॉमिस्ट और हिंदी का भी आदमी रहा। तो जैसे आज की डेट के अंदर है, आज क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मकान में रह रहा ठीक ठाक है, लेकिन उसको एक लमसम अमाउंट मिलता है जी, बल्कि अमाउंट। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि मकान बनाने तो यानी जिस मकान में रह रहा है ठीक है, लेकिन उसको तोड़कर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कराता है अच्छी बिल्डिंग करने। अब ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के पास सारा फंड एडजस्ट हो जाता है, और एडजस्ट होने के बाद क्या होता है कि जब बिल्डिंग तो बना लेते हैं बढ़िया, लेकिन उसके बाद उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं पे कर पाते। बिल्कुल। आज स्थिति ये है कि मकान पेरेंट्स ने बना दिए। आज उनमें पहले एक जमाना था कि 1 साल के अंदर ये वाइट वॉश हो जाएगा किसी मकानों के। आज तो स्थिति है कि 5 साल बाद भी 5 साल के बाद भी वाइट वॉश नहीं करा पाता। तो जो चेंजेस सोसाइटी के अंदर जो आया, मल्टीपल चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, और उसके रिपरकेशन भी आ रहे हैं। तो आज जैसे मैं दूसरे सेक्टर में बात करता हूँ, भाई आपके पास प्रॉपर्टी है जी, 100 गज का प्लॉट आपके पास है, तो 100 गज के प्लॉट में आप क्या करते हैं कि आप सपोज आपके 4 बच्चे हैं, तो आपने 4 बच्चों में डिवाइड कर दी प्रॉपर्टी, 25-25 गज हो गया। और उसके बाद जब उसकी सेकंड जनरेशन 20 साल के बाद आती है उन बच्चों की, तो उन बच्चों को 25 गज के प्लॉट में कितना डिवीजन आप सही बात है, सही बात प्लॉट करेंगे जी। तो उस समय पर स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपके बच्चे सुअर बाड़ों में, जैसे सुअर बाड़ों के अंदर रहता है इसी तरीके से रहेंगे, घुटक भरी सीलन भरी जिंदगी के अंदर। और उसका परिणाम क्या हुआ कि आपकी हेल्थ भी खराब होगी, आपकी एजुकेशन भी होगी, आपका इकोनॉमिक सिस्टम है। तो मैंने लोगों के अंदर बीच में रखा कि भाई डोंट डिवाइड योर प्रॉपर्टी अमंग द चिल्ड्रंस। बच्चों में डिवाइड मत करिए, उसको मल्टी स्टोरी में कंस्ट्रक्ट कीजिए। जी जी जी। तो आप उसको दीवार मत खड़े करो जी। अगर 100 गज का एक प्लॉट है, मेरे पास 4 बच्चे, तो 4 मंजिल बनाते हैं, तो 4 बच्चे 100 मंजिल का प्लॉट का इस्तेमाल करेंगे जी। अगर आप प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने में क्या होता है 25-25 गज आ गई, और 20 साल के अंदर अगली बार आप जो है, आज शहरों की स्थिति है कि रेट ऑफ प्रॉपर्टी इतना हाइक कर गए हैं पूरा का पूरा कि ना तो आप गांव में रह सकते जो शहरी बच्चे हैं जी, और शहर में आप जमीन खरीद नहीं सकते जी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। इन जो सामाजिक मुद्दे पे सोचने की जरूरत है। अब बहुत सारे मेरे, अब जैसे कहते हैं भाई अमीर कैसे बना जाए, हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं पैसे वाला हूँ। अमीर बनने के 2 ही तरीके हैं, या तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा दीजिए या सोर्स ऑफ सेविंग बढ़ा दीजिए। अब हम क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ सेविंग का पार्ट है, जो समाज के अंदर जो व्यसन और बुराइयां हैं जी जी, जैसे शराब पीना या नशेखोरी करना या जुआ खेलना और भी चीजें हैं, तो उनसे स्थिति क्या होती है कि जो सोर्स ऑफ सेविंग वाला जो पार्ट है हमारा, जिसको हमें बचाना चाहिए था, वो हमारे व्यसनों में खर्च हो जाता है, व्यसनों में चला जाता है। वो तो बाल्टी में छेद हो जाते हैं, हाँ, पैसे की बाल्टी में। तो वो जो है क्या होता है कि जो हमें अपने आर्थिक उन्नति के लिए जो फंड इसके सिक्योर करके रखना चाहिए था, तो हमारी व्यसनों में खर्च हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि या सोर्स ऑफ, तो हम है ना वहीं के वहीं, बल्कि उससे माइनस में चले जाते सारा। जब आप सोर्स ऑफ इनकम, सपोज मेरी नौकरी लगी हो, एडिशनल व्यवसाय कीजिए, एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए तो कोई और काम करना पड़ेगा। तो 2 ही तरीके से अमीर बना जा सकता है, या तो सोर्स ऑफ सेविंग बढ़ाइए या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए जी जी। तो ये सोसाइटी के अंदर कम्युनिकेट करने की बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि आज क्या है कि रिजर्वेशन के नौकरियां तो समाप्त हो गई, एक पहली पीढ़ी आई निकल कर, दूसरी पीढ़ी को भी लगभग कुछ ही लोग लगे हैं, और तीसरी पीढ़ी में तो रोजगार उनके लिए है ना, सड़कों पर खड़े हुए हैं।
MBA BBA MA करके 15-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। जी 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 ये व्यवस्था नहीं चाहती कि किसी भी सूरत के अंदर दलित पिछड़े समाज के लोग हमारे पैर लाकर खड़ा हो या हमारी बराबरी पर आकर खड़ा हो। जी जी तो लिहाजा उन्होंने मालूम है कि कहा ना इब्राहिम लिंकन ने जी कि मूर्खों का शासन जब तक किया जा सकता है जब तक मूर्ख है, चाहे भी करिए। जी 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 तो जब तक वो मूर्ख है, जी जी तो आज जैसे जैसे एजुकेट होगा, जी तो एजुकेट होने के बाद जिस सी बातें सवाल करेंगे, व्यवस्था से भी सवाल करेंगे, वैसे भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों के लेखन में भी निकल कर आए जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमने लिखना शुरू किया, चाहे कविताएं है, कहानी है या आर्टिकल्स वगैरह। तो एजुकेट करने का ही प्रयास है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चेतना से संपन्न लोग हैं जी उनका निश्चित सी बात है कि उनका विकास होगा और उनका नैतिक फर्ज बन जाता है कि समाज के लोगों को एजुकेट करें। जो अपने से विरोधा स्टेटस है या विरोधा पावर्टी लाइन रह रहे हैं उनको उभारने का प्रयास किया जाए। ठीक है, जब तक व्यक्ति का हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं होगा, सहायक दृष्टिकोण, जी जब तक हम समाज का विकास नहीं कर पाते। कारण क्या होता है कि हम लोग पैसे वाले बने, उनका एक अलग कॉर्पोरेट घराना जी बन जाता जी है। जी 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 तो उनका समाज के साथ ना रहना, जैसे मैं नौकरी पर, मेरे परिवार के अंदर बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन नौकरी पे हम 3 ही जने आए पूरे जी, परिवार। मेरे फादर थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सीनियर ऑफिसर रहे, मेरी सिस्टर एक प्रिंसिपल है, मैं खुद स्वयं नौकरी, मेरे बच्चे नौकरी पर नहीं है कोई, जी जी एक बेटी है मेरी, 2 लेक्चरर है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक आप उनको गाँव के लोगों के साथ, जैसे गाँव है, जी जी आज क्या है कि मैं देखा कि अभी कोरोना काल के अंदर बड़ी स्थिति भयंकर रही, लोगों के पास पैसा नहीं है, ये तो थोड़ा अनाज वनाज मिलता रहा तो खाते रहे, लेकिन स्थिति ये थी कि उनके पास फंड हाथ में नहीं था, मनी हाथ में नहीं रही। जी 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 तो ऐसी स्थिति के अंदर सपोज आप पैसे वाले हैं, आप शहर में बैठे, आपकी रेगुलर इनकम है, तो कम से कम उस इनकम से थोड़ी चाहे 5,000 की मदद करो या 10,000 लोगों की मदद करनी चाहिए। तो किया मैंने दी, हमने रिश्तेदारों को भी दी। तो हमें उनको भी फीड करने की जरूरत है, उनको साथ ला। अच्छा, दूसरी बात है, किसी को आर्थिक मदद मत करो जी। आप उनको आर्थिक मदद तब करो, कोई व्यवसाय खड़ा कराइए आप जी, नहीं समझे? बिल्कुल। अगर हम उसको वैसे मदद करते हैं 10, 20, 50 हज़ार रुपये मदद करते चाहिए, जी जी, आप जिसको दे रहे हैं उससे उम्मीद मत करिए कि आपको हाँ, वापस आएगा। तो लिहाजा उस पैसे को ऐसी जगह दीजिए, इन्वेस्ट करें कि भाई तू कुछ काम कर, मैं तुझे 50,000 नहीं 60,000 दूंगा, बिल्कुल। कम से कम तू खड़ा तो होगा। अब तुझे 50,000 एक बार दे दिए, तो खर्च कर लेगा तो उठाकर, नहीं समझेगा? जी जी, तो उसको बिजनेस में स्टैंड कराने के लिए उसको ज़रूरत है। और आज देखो नौकरी नहीं है तो हमें अपने थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको। और थिंकिंग के साथ साथ हमें इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर भी आना पड़ेगा। अब यहाँ 2 चीज़ें प्रश्न पैदा होते हैं। बीइंग ए बैंकर मैं बड़ी अच्छी स्थिति को जानता हूँ। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करते हैं जी जी, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि सपोज आपके पास 10 लाख रुपए, आपने पैसा 8 लाख रुपए लगा दिया मशीनरी वगैरह में, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में। जी जी जी, परिणाम क्या हुआ कि आपका 50% एवं 50% जो है मार्केट में आपका जो मटेरियल है, प्रोडक्ट है, वो वहाँ उन्होंने रख लिया, चीज हो गया। अब वो 2-2, 3-3 महीने पैसा देगा, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, और आपके पास फर्दर उसको रीजनरेट करने के लिए प्रोडक्शन को जी जी जी, आपके पास पैसा नहीं है। लिहाजा क्या होता है ऐसी स्थिति के अंदर पूरी आपकी जो फैक्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने खड़ा किया है टूट कर रह जाता है। तो इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर न जाकर ट्रेडिंग सेक्टर में आना चाहिए। ट्रेडिंग सेक्टर में क्या है कि आपके पास 10 पैसे की चीज़ आज की डेट के अंदर, तो वो 10 पैसे वाली चीज़ 12 पैसे होगी, महंगाई बढ़ना है, लेकिन वो 9 पैसे नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आपने बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि एक तो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में फंस जाता है, या जो रॉ मटेरियल है उसमें फंस जाता है। दूसरा फिर जो भी प्रोडक्ट वगैरह बनता है उसको वो टाइम पे पैसा नहीं आ पाता, वो पैसा ब्लॉक हो जाता है 3 महीने 6 महीने। तो ज़्यादातर जो उद्योग वगैरह हैं बंद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को ट्रेडिंग सेक्टर में आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग एजुकेशन, देखिए एजुकेशन का आज पहले इंजीनियर डॉक्टर बन जाया करते जी जी जी, आज स्थिति ये है कि हमारे बच्चे को एडमिशन के कहाँ से 40 लाख रुपए लाएगा, जी जी, कहाँ से 50-50 लाख रुपए MBBS कराने के लिए लगेगा, इंजीनियरिंग के लिए इतने बड़े। तो जो प्राइवेट सेक्टर में जो जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो गया। जी जी, तो सरकारी स्कूलों की महत्ता कम कर दी गई और पब्लिक स्कूलों की बढ़ा दी गई। अब पब्लिक एक मजदूर आदमी बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन पब्लिक स्कूल इज अनेबल टू पे द फीस, उनका फीस नहीं पे कर सकता। तो इसलिए हमें ना पेरेंट्स को भी
इन पर विचार करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ हमें ना एजुकेशन सेक्टर का, अब देखिए बनिया है जी जी, वो कोई MBA नहीं होता, ये तो MBA से MBA चलिए। हाँ, तो जी, लाला जी। क्या करता था अपने बच्चों को, देख भाई तू बड़ा हो गया, तेरी शादी कर दे, जी। दुकान ले, ये माचिस का 1 रुपए की है, जिसको 80 पैसे में नहीं बेचना है, 1 रुपए 10 पैसे ले सकता है। जी जी जी, तो उसे तो MBA कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल, ना। उसे एक ये फंडा समझा दिया उसे कि भाई ये तेरी दुकान है, बिल्कुल अगर तेरी 10 रुपए किलो की चीज है तो उसे 12 में तो बेच देना, लेकिन 8 या 9 में मत बेच देना। जी जी, और उसे सीधा सा फंडा है, प्रॉफिटेबल बेस बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आज की स्थिति के अंदर आप एजुकेशन हो, बुरी चीज़ नहीं है, एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन आज की डेट के अंदर जो शार्प नेचर के बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जिनका IQ विजन बहुत पावरफुल है, उन लोगों के लिए तो जॉब आपको मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल सेक्टर में भी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो लोअर IQ के लोग हैं, बच्चे, उनको प्रोफेशनल एजुकेशन में डालना चाहिए। हाँ, प्रोफेशनल, तो बिल्कुल। जिसमें जैसे ITI करा दीजिए, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकल है, या कोई और दस्तकार का है, जैसे हम लेदर उद्योग है, दलित समाज के लोग हैं, आप लेदर जी, जी, उद्योग जी। लेदर उद्योग में उसमें काम करें, कच्चे का मत करिए, पक्के में डिजाइनिंग है, पैटर्न मेकर है, सिलाई मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसमें जाइए। ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग है, अब क्या है ट्रेडिंग में क्या है कि आप देखिए, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यहाँ पर सिंधी लोग, पंजाबी लोग आए, जी जी, हैंड टू माउथ थे सारे लोग, आपकी दुकानों को आगे दुकानें लगाई, और एक समय ऐसा है कि उन्होंने सारी मार्केट भी खरीद ली और आपको बात कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। आगरा के अंदर जो जो जूते की इंडस्ट्री है, शू इंडस्ट्री में सारे के लोग वहाँ अपने लोगों के हाथ में धंधा था, जिनके घरों से 400 500 मुंडे जूते मार्केट में जाया करते जी, थे। जी। आज स्थिति है कि जिनकी अपनी फैक्ट्रियाँ थी वो कारीगर बन गए, जो लोग बाहरी लोग थे जिनकी दुकान थे वो क्या नाम है। हाँ बिल्कुल एजुकेशन तो जरूरी है, जी, नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन एजुकेशन जितना भी संभव हो लेनी चाहिए। अगर आपके घर पे 4 बच्चे हैं और एक बच्चे का IQ विजन बहुत पावरफुल है, बच्चे को उसको प्रमोट करिए, 3 को छोड़ दीजिए, उधर लगाइए, जी, जी, उन पर थोड़ी नजर थोड़ी कम करके उस बच्चे पर फोकस जी, कीजिए। जी, इसी तरह से बेटियों का है, आज बेटियां सबसे ज़्यादा शिक्षित है। आज दलित समाज की जो स्थिति ये हुई हमारे समाज में कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लड़की कम पढ़ी लिखी। अच्छा, शादी ब्याह भी हो रहे हैं, आपके मकान को देखकर, आपके स्थिति को, फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर शादियां हो रही हैं। तो ये जो सोसाइटी की छोटी छोटी जो पिन पॉइंट चीजें हैं, इन पे फोकस करने की बहुत जरूरत है। छोटी चीजें लगती है आपको, लेकिन इसका रिपार्केशन बहुत बड़ा है। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े संदर्भ छिपे हुए हैं, संदर्भ छिपे हुए जी हैं। जी जी, तो हमें उस तरफ भी सोचने की आवश्यकता है। मैं बताऊँ आपको, जैसे टेक्निकल है ना, आज मुस्लिम समाज है, जी जी, मुस्लिम समाज के और कितने लोग हैं IAS PCS, कितने लोग उनकी जज और जुडिशरी और नौकरियों में, वेरी फ्यू, -0.5% के करीब होगा। लेकिन उनका पिन से लेकर हवाई जहाज तक बनाने और रिपेयर करने के अंदर, काम करने के अंदर सब टेक्निकल हैंड है, टेक्निकल हैंड है। तो जब आज के आने वाले समय के अंदर एजुकेशनली पीपल विल नॉट सर्वाइव टू मच एज कंपेरिजन द टेक्निकल हैंड्स। जो आपके एजुकेशन में कितने, आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है। मल्टीनेशनल कंपनियों में क्या हो रहा है कि अगर आपकी जाति के बारे में पता चल जाए तो निकाल के बाहर कर देते हैं शुरू। और जब तक जाति का पता नहीं है अच्छे में बच्चों ने MBA कर रखा है, M.Tech कर रखा है, B.Tech कर रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अच्छे पद का उठा रहे हैं, लेकिन जब जातिगत उनको पता चलता है आउट कर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब है नहीं है, तब क्या? सही बात है, सही बात। ये एक बेसिक प्रॉब्लम से जो सोसाइटी में लोग फील कर रहे हैं सारा का सारा। अच्छा, दूसरी बात, अब हम लोग क्या है कि पैसा आ गया तो उसको पंप एंड शो में है ना दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रदर्शन। हाँ, दिखावा बहुत तो इस प्रदर्शन को बंद करना पड़ेगा जी। शादियां हैं, दिन में करिए आप, दिन में करने से आपको लाइट का, पानी का टाइम, ऑफ सीजन शादी कीजिए, सैटरडे संडे की शादी का कीजिए। अब ये पंडितों से दिखाने जाने ये जाना है, इस मानसिकता को त्याग करना पड़ेगा। तर्क, न्याय और विज्ञान की कसौटी पर देखिए, जो लोग शादी कराते हैं दूसरे दिन पता चलता है एक्सीडेंट हो गया, सोने वाली, क्या पंडित को ये नहीं पता, क्या और चीज़ें हैं, घटनाएं हो जाती हैं, डाइवर्स हो जाते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? इन मिथकों को तोड़ना पड़ेगा और शिक्षित होने के साथ, और ये तोड़ने के लिए ना हम समाज के जो लोग जागरूक लोग हैं उनको बीच में ला। 13वीं है, किसी की डेथ हो गई, पैसा है या नहीं है, लेकिन नहीं, समाज की नाक है जी, कर्ज करके 13वीं क्या मजाक है? अरे तुम्हें इतना शौक भी है, 2-4 बच्चों को खाना वाना खिलाओ, छोटा जी जी जी, भाई कर दीजिए आप। तो अब क्या है कि हम जो ये क्या है, बनिया क्या करता है, वो एक ट्रेंड डेवलप करता है सोसाइटी के अंदर। जी जी, जैसे पहले किसके बच्चे के क्या नाम है
रिसेप्शन हुआ करते, किसी के नहीं होते, गए हमारा मंडप हुआ, शादी है, लड़की को लेवा गए। आप क्या है कि नहीं ये रिसेप्शन भी होना है, तो शादी में 5-7-10 लाख रुपया खर्च कर दिया और मंडप में 5-7 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। तो ये बेकार की चीज़ें हैं, जो सोशल इविल्स हैं, जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों से हटना पड़ेगा, तभी आपका विकास हो सकता है, तभी समाज तभी उठ सकते हैं, तभी उठ सकते हैं। यस जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों पर निगाह करनी पड़ेगी। सोना तो कोई नहीं खाता, रोटी खाता है। आप देखिए जितने पैसे वाले लोग हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बेस होता है उनके आए थिंकिंग में भी, कि हम 1 पैसा है तो 10 कमाए। अब ये पंजाबी सिंधी कहते थे भाई पैसा उड़ रहा है पकड़ने वाला हो, एक थिंकिंग। जी। अब उनका वो भी ठीक है क्या, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस करता है। जो सोसाइटी के लोग हैं, जो दिमाग से तेज हैं, वो जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए थे रहो आप लीजिए सब चाहिए। तो जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस क्या है? अब जीरो इन्वेस्टमेंट, जैसे आप बिस्किट ये बनाते हैं, आपकी फैक्ट्री है, सर मैं आपकी माल की सप्लाई करूँगा, कहना भी ठीक है, आप भी चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बिके, जी। आप फौरन से एग्रीमेंट कराएंगे, कहना ठीक है इतने का माल देगा और शाम को पैसा जमा करना है, अपना प्रॉफिट अपने पास रखिए। तो वो जो काम करने वाला है, मैन्युफैक्चरर आप है, सब कुछ आप है, आपकी प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है और उसका बिना पैसे लगाए हुए काम चल रहा है। जी। इसे बोलते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो एक मिनट, और दूसरा है एक बिजनेस है। अब जैसे मैं गाँव में क्या जाता था, मैं तो गांव में मैंने देखा कि लोगों के पास, हमारे दलित समाज के पास भी ट्रैक्टर है और उन लोगों के पास भी ट्रैक्टर है। मैंने कहा तुम फसल में इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हो, इसको शहर में क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप फसल हार्वेस्टिंग के समय पर या क्रॉपिंग के समय पर आप इसका इस्तेमाल करते हो। बिल्कुल। तो जैसे मिट्टी उठाना है, ढोना है, अब मैं देखता हूँ कि शहरों के अंदर लोग आते हैं, गाँव से ट्रैक्टर लेकर आए, डीजल भरा कर लेकर आ गए, तो कहला भाई मिट्टी डलवानी है, वो गांव से मिट्टी भरकर शहर में डाल रहा है। किसी का खत्ता मकान टूटा पड़ा, खत्ता इकट्ठा हो गया, कहला यार इसे फेंक दे, कहला जी 15,000 रुपये। तो क्या है, आपको चेन क्रिएट करनी पड़ेगी, अर्निंग चेन, कि जो आपके पास सोर्स है, व्हाटएवर सोर्स यू आर हैविंग, इन बिटवीन यू हैव टू जनरेट द इनकम, एडिशनल इनकम। बिल्कुल, मल्टीपल। जी। तो हमको मल्टीपल फेज में जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती वगैरह आ रही, पहले फसल ही लिया करते थे, आज फ्लावर कल्चर में भी आ रहे हैं, सब्जियों उगाने में भी आ रहे हैं। तो वो ना टाइमली अकॉर्डिंग टू टाइम जो है कई मल्टीपल फेजेज में क्रॉप ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन पर विचार करने की जरूरत है। तो अभी आपने कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली बात तो यही है कि एजुकेशन का तो मसला है ही है, और एक अवेयरनेस का बहुत जबरदस्त मसला है, अंधविश्वास, कुरीति, पाखंड और जो प्रथा है ना, उनसे निकल के आर्थिक समृद्धि की राह निकल सकती है। एक बैंक से लोन से संबंधित मसला आपने बताया, उसमें बताया मैंने अक्सर 3 बातें महसूस की है। ज़्यादातर जो लोग बैंक जाते हैं तो पहली चीज़ तो ये कि उनके जो पेपर्स है ना, जो कागज़ की रिक्वायरमेंट है वही पूरी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि वो मैनेजर को संतुष्ट नहीं कर पाते कि वो क्या व्यवसाय करेंगे और कितना पैसा उसमें लगेगा, कितने से वो किस्तें भर पाएंगे। और तीसरी जो चीज़ है वो गारंटी वाली आती है। तो ये 3 मसले हैं। तो इन पे जहाँ तीनों मसलों पे अगर आदमी थोड़ा अवेयर होके और थोड़ा प्रिपेयर होकर काम करे तो बैंक से लोन भी संभव है। देखिए, इसमें आपके जेन्युइन प्रॉब्लम है जो आप बात चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसकी चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है कि सपोज फर्स्ट बोरोवर्स को दे हैव टू मेंटली प्रिपेयर, जी, वर्क आई हैव टू स्टार्ट, जी, कौन सा काम मुझे चालू करना है। हाँ, ठीक है ना। अब क्या है कि वो पूछते हैं हम कौन सा काम कर रहे हैं। तो दूसरा क्या, आप फंड के लिए तो आ गए, लेकिन फंड को यूटिलाइज करने के लिए ना, फर्स्ट यू शुड मेंटली प्रिपेयर इन विच फील्ड आई हैव टू स्टार्ट इन माय बिजनेस, कौन सा क्षेत्र है। तो जब आपके पास एक मैप होगा कि भाई मैं इस 50,000 का लोन लेना चाहता हूँ, मैं कपड़े का बिजनेस करना चाहता हूँ, माल उठाया तो मार्केटिंग उसको बाजार में जाऊँगा, एक तो वो नहीं होता दलितों के पास। सबसे पहली बात क्या है कि उनके पास तो अपना पर्टिकुलर आइडिया नहीं होता कि मैं लोन लूँ, बैंक से लोन मिल रहा है 50,000, चले यार चलते हैं, लेकिन उस लोन का करना क्या है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दिमाग में कुछ नहीं आता, घर में खर्चा करेगा, टीवी नहीं तो टीवी ले आएगा, बीवी के लिए नई साड़ी लेकर आ जाएगा, उसको खर्च कर देगा। नहीं समझे मेरे? तो पहले सबसे बड़ा बोरोवर्स का ये है, ही शुड बी मेंटली प्रिपेयर दैट व्हाट टाइप ऑफ वर्क आई हैव टू स्टार्ट, जिसमें आपकी स्किल्ड है। जी,
जिसको अच्छी तरीके से कर सकते हो उस काम के प्रति आपकी जानकारी अवेयरनेस जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, तभी आप बैंक मैनेजर को सेटिस्फाई कर जी, पाएंगे। जी, जी। दूसरा ये है कि बैंक कहाँ पर, बैंक में भी क्या है कि देखिए एक चीज़ है कि जो कास्ट फैक्टर है ना, जी, जी, जी। एवरीवेयर अप्लाई। सही। जब देखा कि दलित की एप्लीकेशन है, अरे यार लोन वोन नहीं आता, उन्हें मालूम है कि इनके रिकवरी नहीं हुई। जी, जी, जी। रिकवरी नहीं होनी। पहले क्या होता था, जब 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया इंदिरा गांधी ने, जब नेशनलाइजेशन किया बैंकों का, तो कॉर्पोरेट घरानों को ही लोन दिए जाते थे। जी, जी। सपोज आपको 1000 करोड़ का लोन दे दिया, अब वो रिकवरी होती है नहीं भी होती है, एनपी में चला जाता है वो जी, डाटा। जी, जी। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि 1000 करोड़ को मल्टीपल्स में इसको लोन जी, जी, दीजिए। जी। तो मल्टीपल्स में करने के बाद सपोज 100 आदमी को 1000 करोड़ रुपया दे दिया, 10 डूब जाएगी, 20 डूब जाएगी, 80 की तो रिकवरी आ रही है। और वहाँ एक ही घराना लेकर बैठा हुआ है। जैसे आप देख रहे हो अंबानी सारे के लोग हैं, अडानी वगैरह, कितने कितने करोड़ रुपए लेकर बाहर भाग गए, डूब गया, बैंक का एनपी हो गया। अब तो और माइक्रो लेवल पे भी जा रहा है मामला। एग्जैक्टली। तो ये दूसरी बात ये है। तीसरा बात है कि लोन पेपर्स। जी। देखिए कुछ स्कीम्स ऐसी है बैंकर्स की कि जिसमें गारंटर की जरूरत नहीं होती, बट यू मस्ट हैव टू सेटिस्फाई द कंसर्न पर्सन। जी। लोन ग्रांटिंग। जी, जी, जी। उस अधिकारी को संतुष्ट करना आपको जरूरी है। बिल्कुल। अब क्या है, अब देखिए आज की डेट में है, रिजर्वेशन नहीं है, नौकरियां नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी वहाँ पर कास्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है जब मालूम होता है। मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, मेरे भांजे हैं एमटेक MBA 20-30 लाख के पैकेज में। जी, जी, जी। जब शादी हुई उन बच्चों की, कहला हम बहुत रीति से शादी नहीं करेंगे, यू विल सरप्राइज। जी, जी, जी। उन्होंने मना कर दिया। फादर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सिस्टर मदर प्रिंसिपल, एंड देयर चिल्ड्रन दे डिनाई, नो विल नॉट डू। आप ये देखिए, अब उन्होंने कहला मेरे दोस्त आएंगे, जी, जी, जी। मेरे बारे में पता चलेगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी। एक फियरिंग, जो साइकिक फियरिंग है, जी, जी, जी। वो सोसाइटी के बच्चों के दिमाग के अंदर घर कर गया आज की डेट के जी, अंदर। जी। और उस साइकिक फियरिंग से निकलना कैसे है? जी। तो आपको ये भी होना चाहिए कि जब मल्टीनेशनल बैंक के सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहे हैं, कल को खुदा ना खास्ता है इंडस्ट्री डंप हो जाती है, डूब जाती है, देन वेयर विल यू स्टैंड? आज 30 लाख का पैकेज है, पूरी दुनिया घूम रहे हैं, होटल से खाना मंगा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, सेविंग कुछ नहीं है। तो आपको सेविंग के लिए भी आपको अवेयरनेस होना जरूरी है। बिल्कुल। अदरवाइज तो एक बार इंडस्ट्री बैठी, बड़ी बड़ी मारुति को देखिए, बड़ी बड़ी जनरल देखिए। मेरा एक मित्र था, मारुति के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट पर, जी, जी। जब ये मारुति डूबी, क्या मैं खरीद क्या पागल हो गया। जो फंड था वो सारा का सारा उसने एडजस्ट कर लिया, 1.5 साल के अंदर। एक दिन ऐसा ही मेरे पास आया, यार प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा यार दिक्कत तो दिक्कत ही है, जिसके बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़े, पब्लिक स्कूलों में, और उसकी स्थिति है कि बच्चों को स्कूल से बाहर निकलना पड़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं कर पाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने उसका गिव हिम सर्टेन प्लान। मैंने कहा आजकल क्या है कि खाने पीने पे लोग ज़्यादा है, बच्चे हैं, नई जनरेशन है, घर का कम खाना पसंद करेंगे, बाहर का ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसे मैंने एडवाइस किया, मैंने कहा यार ये छोले, ये क्या नाम आपके कड़ी चावल, छोले, राजमा वगैरह का इसका ठिया लगा। जी, जी, जी। ही डिड सेम थिंग। जी। तो उसने एक गाड़ी पर, मारुति ओवनी का गाड़ी लेकर ओमनी पे, उस पर 5-10 किलो कड़ी लाना, छोले चावल बना कर लेकर आना, और उन्हें ये जो प्लेटें होती हैं उसने इंडस्ट्रियल एरिया में लगाना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियल तो ये उनकी जो सोच थी, करने के बाद वहाँ कहला यार शर्म, मैंने क्या तुम अपने एरिया से हटकर करो ना। जी, जी। वहाँ अपने एरिया में क्यों करते हो, दूसरा एरिया पकड़ लिया, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर पर जाकर करिए काम। उसने वो काम किया। हाँ। और करने की स्थिति में ये हो कि आज उसने नौकरी वोकरी तो सारी छोड़ दी, बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, और 15 ठिए लगते, 15 गाड़ियां वैन लेकर पूरी। हाँ, उन्होंने दरअसल करेज किया, एक साहस किया। तो यू शुड मीट द चैलेंज। जब तक आप चैलेंज को मीट नहीं करेंगे, आप सक्सेस नहीं हो सकते सोसाइटी के अंदर। लोग साहस नहीं करते, वो सोचते कि छोटा काम है। अच्छा, दूसरी बात, जितना हम काम छोटा समझते हैं उसमें अर्निंग उतनी ज़्यादा है। जी। आप पान वाले को क्या समझते हैं? जो 10 रुपये का पान देता है उसके कॉस्टिंग है ना 1 रुपये भी नहीं आती। एक पान का पत्ता ठन्नी का लगा लीजिए, कत्था चूना कितने का लगा लीजिए, समझे? तम्बाकू डालने में कितनी जरा सी छुट्टी डालेगा, या मीठा डाले कितना, ज़्यादा 2 रुपये लगा लीजिए, 8 रुपये उसको मिलता है। क्या इतना प्रॉफिटेबल बेस का कोई बिजनेस है? नहीं है।
जितने रेडी ठेले वाले हैं, बनिया से ज़्यादा ब्राह्मण की बात करता हूँ मैं। ब्राह्मण ऐसी जगह देखेगा जहाँ मंदिर, जहाँ सब लोग निकलते हैं और झुके और दान। जी 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 जी। पान वाले, मोस्ट वाले ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं, पंडित लोग हैं। वो क्या करते हैं, पान की दुकान कहीं छबरी लगा दे, कहीं ठिया सा ले लिया, और ना किराया देना पड़ता ना कुछ देना पड़ता, ना काम कर रहे हैं लेकिन कमा कर लेकर जा रहे हैं, समझे। मैं गलियों में देखता हूँ, मैं आई ऑलवेज इंटरव्यू देम कि भाई बेटा कितना कमा लेता है इसमें, मैंने कितना पढ़ी हो, बोला अंकल जी MSc किया हुआ है। आगरा के रहने वाले हैं, दूसरे लोग हैं। जी जी जी। जो वहाँ गांव में मूँछों पे ताव देते हैं, वो आज यह सब्जी काची माली का काम कर रहा है। तो वो कहता है ये मिल जाते हैं 1500-1600 रुपया पर डे में हम कमा लेते हैं, सब्जी बेचने वाला। जी जी। आज हम अपने किसी दलित बच्चे से वो पेंट क्रिच देखें कि मेरी कहीं पेंट खराब ना जाए, कमीज खराब ना जाए। सरदार है, उनका एक नारा है, सरदार कम्युनिटी कितनी मेहनती कम्युनिटी है। जी जी। दे वर्क लाइक ए हॉर्स एंड ईट लाइक ए किंग, यानी घोड़े की तरह मशक्कत करते हैं, नहीं समझे। तो जब तक ये मानसिकता हमारी नहीं बनेगी, जब तक हम तरक्की नहीं। जी जी जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। एक तो ट्रेडिंग वाली बात कही, ट्रेडिंग से हमारा जो इस तरह भी ऊंचा उठ सकता है, और दूसरी बात जो अभी आपने बताई कि कार्य जो छोटे मोटे कार्य हैं उनमें भी काफ़ी संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो हमें जो नौकरी की ओर ही नहीं बल्कि जो व्यवसाय है और जो ट्रेडिंग है उसकी ओर आगे बढ़ के हम जो आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं। यस। अब देखिए मैं बताऊँ आपको जी, मेरे समाज के बच्चे हैं जी, मैं कहूँ कि तू पान की दुकान खोल ले, अरे हम ये करेंगे। अब मैं बताता हूँ, आप 1 रुपये के 5 बादाम 5 काजू लेकर पैकेज बना दिए छोटे छोटे, जी जी, नो वेरिएबल परचेज, और आप गुटके तंबाकू के 10 लगा दिए, सारे पी जाएंगे, 10-10-20 लेकर जाते हैं। जी जी। तो कारण क्या है, अब हमें यहाँ क्या है, वी हैव टू सी द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। जी, तुम्हारा बादाम नहीं बिकेगा, तुम्हारी और चीज नहीं बिकेगा, तुम्हारा जहर बिकेगा। क्यों? मार्केट सोसाइटी का ट्रेंड बन चुका है, दे आर हैबिचुअल टू ईट द गुटखा पान मसाले सारी चीजें। अब देखिए मैं बताऊँ आपको, मेरे मकान के पीछे एक इंडस्ट्री लगी हुई थी, 15-16 इंडस्ट्री थी, फैक्ट्रियाँ, 5 हॉर्स पावर का उसके पास में लगा पड़ा है। बाई कास्ट ही ग्रामीण, बट ही मेंटली पावरफुल। थिंकिंग देखिए उसने क्या किया, ई रिक्शा चलता है, अब वो 200 गज के प्लॉट में कम से कम 20 रिक्शे आ जाते हैं, और एक रिक्शा चार्ज करने के 100 रुपये लेता है, और एक ई रिक्शा जो है बैटरी चार्ज करने में उसका 1 घंटा लगता है। अब उसके 100 रिक्शे जब एक बार पे लग रहे हैं तो कितना हो गया जी आपका 1000 रुपया। दिन में उसने अगर 500 रिक्शों को कर दिया या 50 को 100 को भी कर दिया, 1000 रुपये पर डे की इनकम 30,000, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब तक आप मार्केट के ट्रेंड को भी आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, और दूसरी बात है हमें मानसिक तौर पर अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा, नहीं ये भूखे मर जाएंगे, और तो इनकी वैश्यावृत्ति करना शुरू कर देंगे। बता रहा हूँ आप, मेरी बातें कड़वी लग सकती है। बहुत आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही है। वैश्यावृत्ति तो हमें जो बाजार है उसको समझना पड़ेगा, तो उस बाजार के ट्रेंड को समझने की जरूरत है कि बाजार जा कर रहा है, आपके आदमी कहाँ जा भाग रहा है, समझे। पहनने के लिए आपको, अब मैं एक ट्रेंड बताता हूँ सोसाइटी, पर्टिकुलर दलित समाज के लिए की बात कर रहा हूँ। शादी है घर के अंदर, एक साड़ी ली, 6 महीने बाद और नई साड़ी लूँगी तो पहली साड़ी नहीं पहनूंगी। अरे भाई तू एक बात बता, एक है दूसरे में पहनने में तुझे दिक्कत क्या है? जरूरी है पैसा इन्वेस्ट? साड़ियाँ पैकिंग रखी रहती, अरे भाई क्या मतलब नहीं। जी जी है एडिशनल तो कोई दिक्कत नहीं, यू यूज देम। अब 36,000 50,000 का घाघरा एक दिन के लिए लाते हैं, 1 घंटे के लिए। जी जी जी, सिर्फ गार्लैंड के लिए, और वो 31,000 आपका बिल हो। और उससे दोबारा बहू से कहेंगे ना, घर के अंदर आ गई आप कि बेटे इसे पहन लेना। तो ये जो छोटी चीज़ लग रही है आपको, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी रीजनिंग है। जी जी, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जी नहीं हो सकते।
तो दलित समाज को पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग इन रेफरेंस टू द दलित सोसाइटी कि आपको इतने मैच्योर तरीके से सोचना पड़ेगा, आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, आपको सोसाइटी के ट्रेंड को देखना पड़ेगा, सोसाइटी के जो रिचुअल्स है, कस्टम एंड यूजेज है, उन पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। एक जमाना था कि लड़कियां पर्दे में रहती, मुस्लिम समाज में एजुकेशन नहीं थी, आज लड़कियां बाहर निकल कर आ रहे हैं। आज वो अपने शरीयत के खिलाफ भी बोलेंगे ना, ये जो परंपरा ट्रेडिशनल लोग हैं, कंजर्वेटिव लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो प्रोग्रेस बुरके के बगैर आ रही है, सारे कर रहे हैं काम सारे। तो आपको सोसाइटी के उससे आपको चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज आप न्यूट्रल फेज में वहीं के वहीं रह जाएंगे, वहाँ दम घुटेगा आपका, जैसे ठहरा हुए पानी में सड़ान पैदा हो जाती है। इसलिए आपको बहाव के साथ बहना पड़ेगा, तभी आपकी कामयाबी है, नहीं चलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त आपने बातें बताई। एक और तो दरअसल जो दलित समाज के लोग हैं वो जो अंधविश्वास कुरीति पाखंड है उनमें फंसे हुए हैं, दूसरी ओर एक दिखावा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी बात ये है कि जो कार्य है ना, व्यवसाय, उनकी ओर ध्यान नहीं देते। आमतौर पे जो बच्चा पार्टी आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, वो नौकरी की ओर भागते हैं, जबकि व्यवसाय में बहुत ज़बरदस्त संभावनाएं छुपी हुई हैं और जो आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो सकते हैं, वो व्यवसाय उसमें काफ़ी मददगार हो सकता है। और जैसा आपने वो ट्रेडिंग की बात कही, तो वो जो जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस वाली बात की, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बातचीत तो अभी जारी रहेगी। क्योंकि मैं बैंक में रहा हूँ, जी जी, मैं क्रेडिट में भी रहा, रिव्यू में भी रहा, जी जी जी, और प्लानिंग में भी रहा। मैं बताऊँ आपको, जी जी, पेपर के सेटिंग कमेटी में भी रहा बैंक के अंदर। बिल्कुल। क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र की बैंक है, जी जी, वहाँ का जो चीज़ें होती है ना, वहाँ क्या होता है कि डीएम स्कीम्स आती है, गवर्नमेंट स्कीम, हाँ, वो थ्रू डीएम इम्प्लीमेंट होती है। जी, और उसमें क्या होता है कि आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम प्रधान, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। ये एक कॉकस है पूरा, वो रैकेट तोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है कि रॉकेट नहीं तोड़े गए, बहुत सारे स्कीम में आए। आज मोदी में आपको तारीफ में से आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क, बट एज ए प्लानर, जी जी जी, वेरी नाइस। मैं भी मानता हूँ इस बात को। और जी जी जी, इकोनॉमिकली आज डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पैसा जाना, जनधन योजना के अंदर बैंकों का इतना लोड था, मैं बताऊँ आपको, 1,000 अकाउंट में पर नाइट खोले हैं, रात में बैठ कर, और आज डायरेक्ट पैसा उनके पास जाता है। जी जी, लेकिन यह भी सत्य है कि इन प्लानिंग के पीछे ना सोसाइटी को कमजोर बनाए रखना ही बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि कमजोर आदमी को पालतू जल्दी बनाया जा सकता है, तो वही स्थिति है आज की जो सत्ता में जो चल रहा है। आप ये देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक किताब देता हूँ जो मैंने फेस किया है, मैंने लिखा है इन चीज़ों। जी जी जी, मैं यहाँ कैनरा बैंक में था, जी जी, मेरे समाज की एक लड़की थी, दलित समाज की, जो जी पूजा करती थी, जी जी जी, मालविक समाज से थी। उसकी एप्लीकेशन प्रधानमंत्री योजना मेरे पास आ गए थे। एप्लीकेशन में वही था, होल्डिंग इंचार्ज था यहाँ पर। तो डायरेक्ट, अच्छा एक दूसरी कमी और बताऊँ आपको। जी जी जी, अगर ये मेरे समाज के आदमी है जी, और मैं हूँ इनकी समाज का, जानते हैं वैल्यू है, जी जी, मुझे इग्नोर करके माइंड सेटअप बता रहा हूँ उस कम्युनिटी का, सोसाइटी का, जी जी जी, डायरेक्ट मैनेजर से लिंक करेगा, हाँ, हैं? और फिर होता नहीं, फिर आएगा मेरे पास घूमकर, जी जी जी, मेरा लोन नहीं हो रहा। एक जी, बिजनेस बता रहा हूँ इस समाज जी, की, बिल्कुल, दलित समाज की, बिल्कुल, समझे, ये मेंटेलिटी है। हाँ हाँ, अगर आपका अधिकारी है, आप भर जाओ, मना कर देगा क्या, आपसे बात नहीं करेगा या भगा देगा आपको, नहीं समझ मेरी बात। बिल्कुल। अब वो क्या है कि डायरेक्ट वहाँ गए, अब मेरे से कहते हैं अंकल जी लोन नहीं दे रहा, ये है फलाना ढूंढा, ये है वो करने का, मेरे पास आए, मैंने कविता लिखी, मैं कविता अब वो आप जो है कर लो। तो अब वो कविता क्या है,